हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 23 अक्टूबर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में। और ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि सिकंदर ने पंजाब पर कब आक्रमण किया था। तो इसका आंसर है 326 ईसा पूर्व में। अर्थात सिकंदर ने पंजाब पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। और इस समय अर्थात 326 ईसा पूर्व में पंजाब का राजा पोरस था। और इस आक्रमण के दौरान सिकंदर ने पंजाब के राजा पोरस के साथ युद्ध लड़ा था, जिसे कि हाइडेस्पीस के युद्ध या झेलम या बितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध को झेलम या बितस्ता का युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह युद्ध झेलम नदी या बितस्ता नदी के किनारे पर लड़ा गया था। और इस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई थी। और सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर था, जो कि कई बार एग्जामों में पूछा भी जाता है कि सिकंदर का मूल नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर। बात करूं मैं महत्वपूर्ण बिंदु के संदर्भ में, तो झेलम नदी का प्राचीन नाम बितस्ता नदी था, जो कि कई बार एग्जामों में पूछा भी जाता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि सिकंदर ने पंजाब पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। और इस समय अर्थात 326 ईसा पूर्व में पंजाब का राजा पोरस था। और इस आक्रमण के दौरान सिकंदर ने पंजाब के राजा पोरस के साथ युद्ध लड़ा था, जिसे कि हाइडेस्पीस के युद्ध या झेलम या बितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध को झेलम या बितस्ता का युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह युद्ध झेलम नदी या बितस्ता नदी के किनारे पर लड़ा गया था। और इस युद्ध अर्थात हाइडेस्पीस के युद्ध में सिकंदर की विजय हुई थी। और सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर था। बात करूं मैं महत्वपूर्ण बिंदु के संदर्भ में, तो झेलम नदी का प्राचीन नाम बितस्ता नदी था, जो कि कई बार जम्मू में पूछा भी जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि उत्तराखंड हाईकोर्ट की अर्थात उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी। तो इसका आंसर है ऋतु बहारी। अर्थात न्यायमूर्ति ऋतु बहारी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश हैं। और उन्होंने अर्थात न्यायमूर्ति ऋतु बहारी ने 4 फरवरी 2024 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अर्थात उत्तराखंड हाईकोर्ट के 13वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। बात करें मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो लीला सेठ देश की उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। और लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश 5 अगस्त 1991 को बनी थी, अर्थात 5 अगस्त 1991 को बनी थी। और लीला सेठ वर्ष 1978 में दिल्ली उच्च न्यायालय की अर्थात दिल्ली हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश भी बनी थी। यहाँ पे समझने वाली बात है कि लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी, जबकि लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, जो कि देश की किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि सावित्री ए लीजेंड ए सिंबल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका आंसर है श्री अरविंदो घोष के द्वारा। बात करूं मैं श्री अरविंदो घोष से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 5 दिसंबर वर्ष 1950 को पुदुचेरी में हुई थी। और वे एक योगी, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे। और उन्होंने अर्थात श्री अरविंदो घोष ने कई पत्रिकाओं और पुस्तकों को लिखा है, जैसे कि फर्स्ट है वंदे मातरम, और यह एक अंग्रेजी अखबार था। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ योगा। नेक्स्ट है आवर ऑफ गॉड। और नेक्स्ट है भगवत गीता एंड इट्स मैसेज। नेक्स्ट है द फ्यूचर इवोल्यूशन ऑफ मैन। और नेक्स्ट है सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि मध्यकालीन युग में किसने रजिया सुल्तान को सबसे श्रेष्ठ बताया है। तो इसका आंसर है मिन्हाज ए सिराज ने। अर्थात मध्यकालीन युग में मिन्हाज ए सिराज ने रजिया सुल्तान को सर्वश्रेष्ठ बताया है। बात करूं मैं रजिया सुल्तान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो रजिया सुल्तान भारत की पहली और आखिरी महिला मुस्लिम सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान ने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था।
और 13 अक्टूबर 1240 में डाकुओं ने कैथल हरियाणा के पास रजिया की हत्या कर दी थी। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि मच्छर के काटने से क्या होता है। तो इसका आंसर है डेंगू रोग, चिकनगुनिया रोग, पित्त ज्वर रोग और मलेरिया रोग। अर्थात मच्छर के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, पित्त ज्वर और मलेरिया रोग आदि होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को की थी। और इस पार्टी की स्थापना अर्थात ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। इसका आंसर है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बात करूं मैं जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में, तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले कुल व्यक्तियों की औसत जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब मैं आपके समक्ष बात करूं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्यों के संदर्भ में, तो जैसे कि फर्स्ट है बिहार, और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। सेकंड है पश्चिम बंगाल, और इसका जनसंख्या घनत्व 1028 है। थर्ड है केरल, और केरल का जनसंख्या घनत्व 860 है। फोर्थ है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 है। फिफ्थ है हरियाणा, और हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व 573 है। हम आपके समक्ष बात करूं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्यों के संदर्भ में, तो जिसमें कि फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 है। सेकंड है मिजोरम, और मिजोरम का जनसंख्या घनत्व 52 है। और थर्ड है सिक्किम राज्य, और सिक्किम का जनसंख्या घनत्व 86 है। और फोर्थ राज्य है मणिपुर, और मणिपुर का जनसंख्या घनत्व 115 है। फिफ्थ है नागालैंड, और नागालैंड राज्य का जनसंख्या घनत्व 119 है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि वंस ए डांसर एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है। तो इसका आंसर है एल्ग्रा कैंट की। अर्थात वंस ए डांसर एन ऑटोबायोग्राफी एल्ग्रा कैंट की आत्मकथा है। बात करूं मैं एल्ग्रा कैंट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो एल्ग्रा कैंट अमेरिका की प्रसिद्ध नर्तकी, अभिनेत्री, लेखक और स्तंभकार हैं। और इनका जन्म अर्थात एलेग्रा कैंट का जन्म 11 अगस्त 1937 को कैलिफोर्निया अमेरिका में हुआ था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि अभी तक अर्थात वर्ष 2024 तक T20 महिला विश्व कप सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। अर्थात अभी तक या वर्ष 2024 तक T20 महिला विश्व कप सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक कुल 6 बार T20 महिला विश्व कप जीता है। और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2010 में पहली बार T20 महिला विश्व कप जीता था, जबकि दूसरी बार वर्ष 2012 में, तीसरी बार वर्ष 2014 में, चौथी बार वर्ष 2018 में, पांचवी बार वर्ष 2020 में, और छठी बार वर्ष 2023 में T20 महिला विश्व कप जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दशहरी और तिहार किस पड़ोसी देश का त्योहार है। तो इसका आंसर है नेपाल। अर्थात दशहरी और तिहार भारत के पड़ोसी देश नेपाल के त्योहार हैं। बात करूं मैं नेपाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। नेपाल की मुद्रा रुपया है। और नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है, जो कि कई बार जम्मू में पूछी भी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉम्बे जयश्री को वर्ष 2023 में कौन सा अवार्ड मिला था। तो इसका आंसर है संगीत कला निधि पुरस्कार। और ये अर्थात बॉम्बे जयश्री कर्नाटक गायिका हैं, और इन्हें वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले की अराकू घाटी की जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर है धिमसा लोक नृत्य। अर्थात धिमसा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले की अराकू घाटी की जनजातियों के द्वारा किया जाता है। और धिमसा लोक नृत्य अराकू घाटी की आदिवासियों का नृत्य है। और यह नृत्य आंध्र प्रदेश की पोरजा जनजाति करती हैं। और यह नृत्य अर्थात धिमसा लोक नृत्य विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का आधिकारिक नृत्य है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि धिमसा लोक नृत्य अराकू घाटी की आदिवासियों का नृत्य है। और यह नृत्य आंध्र प्रदेश की पोरजा जनजाति करती हैं।
और यह नृत्य अर्थात धिमसा लोक नृत्य विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का आधिकारिक नृत्य है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि जे थॉम्सन का मॉडल किस पर आधारित है। तो इसका आंसर है परमाणु मॉडल पर, अर्थात जे थॉम्सन का मॉडल परमाणु मॉडल पर आधारित है। और जे थॉम्सन ने वर्ष 1898 में परमाणु मॉडल प्रतिपादित किया था, जिसे कि प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि जे थॉम्सन ने वर्ष 1898 में परमाणु मॉडल प्रतिपादित किया था, जिसे कि प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। और जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक विद्युत उदासीन कण होता है और परमाणु में धनावेश युक्त प्रोटॉन और ऋणावेश युक्त इलेक्ट्रॉन का मान समान होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। और परमाणु के अंदर धनावेशित भाग एक समान रूप से वितरित होता है और परमाणु के धनावेशित भाग में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार उपस्थित या धसे होते हैं, जैसे तरबूज के खाए जाने वाले लाल भाग में काले रंग के बीज धसे होते हैं या उपस्थित होते हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक विद्युत उदासीन कण होता है और परमाणु में धनावेश युक्त प्रोटॉन ऋणावेश युक्त इलेक्ट्रॉन का मान समान होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। और परमाणु के अंदर धनावेशित भाग एक समान रूप से वितरित होता है और परमाणु के धनावेशित भाग में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार उपस्थित या धसे होते हैं, जैसे तरबूज के खाए जाने वाले लाल भाग में काले रंग के बीज धसे होते हैं या उपस्थित होते हैं। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि जास्कर और नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है। तो इसका आंसर है सिंधु नदी की, अर्थात जास्कर और नुब्रा नदियां सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। बात करूं मैं सिंधु नदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश श्रेणी के मानसरोवर झील के पास स्थित सिनका बाब हिमनद से होता है और सिंधु नदी का मुहाना अरब सागर है। बात करूं मैं सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों के संदर्भ में, तो जैसे कि जास्कर नदी, नुब्रा नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, श्योक नदी, हुंजा नदी, गस्टिंग नदी, द्रास नदी, सिगर नदी और गिलगित नदी आदि प्रमुख सहायक नदियां हैं। बात करूं मैं सिंधु नदी की लंबाई के संदर्भ में, तो सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, जबकि सिंधु नदी भारत में कुल 1114 किलोमीटर ही बहती है। और सिंधु नदी तीन देशों चीन, भारत और पाकिस्तान में बहती है। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का लेह शहर सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भूकंप पृथ्वी की किस परत में आते हैं। तो इसका आंसर है स्थल मंडल में, अर्थात भूकंप पृथ्वी के स्थल मंडल परत में आते हैं। और स्थल मंडल पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है और इसमें क्रस्ट और मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा शामिल है। बात करूं मैं भूकंप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहां भूकंप का केंद्र स्थित होता है उसे हाइपोसेंटर या फोकस कहते हैं। और पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। और भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं और भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल से किया जाता है और भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ से रेखांकित किया जाता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहाँ भूकंप का केंद्र स्थित होता है उसे हाइपोसेंटर या फोकस कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल से किया जाता है और भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ से रेखांकित किया जाता है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना।
और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलोंग मोन्यू त्योहार या ओलोंग मोन्यू फेस्टिवल, जिसे कि कोन्याक नागा लोगों के द्वारा मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? उसका आंसर है नागालैंड। अर्थात ओलोंग मोन्यू त्योहार या ओलोंग मोन्यू फेस्टिवल, जिसे कि कोन्याक नागा लोगों के द्वारा मनाया जाता है, नागालैंड राज्य से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि तक्षशिला की खुदाई का कार्य मुख्य रूप से किसने किया था? तो इसका आंसर है सर जॉन मार्शल ने। और तक्षशिला के पुरातात्विक स्थल की खुदाई सर जॉन मार्शल ने किया था। और तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत में उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? इसका आंसर है अनुच्छेद 217 या आर्टिकल 217। और भारत में उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जबकि भारत में सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 या आर्टिकल 124 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेजों ने किस अधिनियम के द्वारा ट्रिब्यूनल में होने वाली हड़ताल पर रोक लगाई थी? इसका आंसर है टैप्ट हार्टले अधिनियम के द्वारा। और अंग्रेजों ने टैप्ट हार्टले अधिनियम के द्वारा ट्रिब्यूनल में होने वाली हड़ताल पर रोक लगाई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आईगोट कर्मयोगी पोर्टल किसके लिए शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है सिविल अधिकारियों के लिए। और आईगोट कर्मयोगी पोर्टल भारत सरकार का एक व्यापक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है। बात करूं मैं आईगोट का मुख्य उद्देश्य के संदर्भ में, तो सरकारी कर्मचारियों को उनकी क्षमताओं को विकसित करना, जिससे कि कामकाज में सुधार लाया जा सके। और इसी पॉइंट के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।